तो हम सब आजकल चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स के साथ सवाल पूछ रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब हम एआई से एक सवाल पूछते हैं तो उसकी असली कीमत क्या होती है? सिर्फ हमारे समय की नहीं, बल्कि पर्यावरण की कीमत। आज हमारे पास इसी विषय पर कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। समाचार लेख हैं, कुछ टेक्निकल रिसर्च पेपर्स हैं और यहाँ तक कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट भी। हमारा मिशन आज इस हाइप से आगे बढ़कर यह समझना है कि एआई असल में कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है, इस बारे में क्या किया जा रहा है और भविष्य कैसा दिख सकता है। चलिए एक शॉकिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। एक सोर्स के मुताबिक चैट जीपीटी पर एक सवाल पूछने में गूगल सर्च के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा बिजली लगती है। 10 गुना? और ये तो बस शुरुआत है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। इससे पहले कि हम एआई की बात करें, हमें उस जगह के बारे में बात करनी होगी जहां ये सब होता है, डेटा सेंटर्स। बिल्कुल, ये डिजिटल युग की फैक्ट्रियां हैं एक तरह से। हमारे कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट उन्हें ऐसे ही परिभाषित करती है। ये भौतिक सुविधाएं हैं जिनमें हजारों लाखों सर्वर, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्किंग उपकरण होते हैं। और ये कई तरह के होते हैं, छोटे जो एक कंपनी के अपने होते हैं से लेकर विशाल हाइपरस्केल डेटा सेंटर तक। आपको अंदाजा देने के लिए, एक हाइपरस्केल सुविधा जिसे गूगल या अमेज़न जैसी कंपनियां चलाती हैं में 5000 से ज्यादा सर्वर हो सकते हैं। 5000 सर्वर सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। बिजली के मामले में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बहुत ज्यादा बिजली। रिपोर्ट के अनुसार एक अकेली हाइपरस्केल सुविधा 80,000 अमेरिकी घरों जितनी बिजली इस्तेमाल कर सकती है। 1 मिनट, 80,000 घर, एक बिल्डिंग, ये तो अविश्वसनीय। जी, एक बिल्डिंग एक छोटे शहर के बराबर बिजली खा रही है। तो जब हम पूरी दुनिया के सारे डेटा सेंटर्स को एक साथ देखें तो ये कितना बड़ा आंकड़ा होगा? यहाँ पर बात दिलचस्प हो जाती है। जब हम इसे वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि सभी डेटा सेंटर मिलकर दुनिया की कुल बिजली का केवल 1% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 1%? हाँ, और CO2 उत्सर्जन में उनका हिस्सा लगभग 0.5% है। तो आप सोचेंगे ये तो ज्यादा नहीं है। हाँ, 1% तो बहुत कम लगता है। लगता तो है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो यह उन गिने चुने क्षेत्रों में से एक है जहां ऊर्जा की खपत और उत्सर्जन कम होने के बजाय तेजी से बढ़ रहा है, ठीक विमानन उद्योग की तरह। तो यह आज के आंकड़े के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य के रुझान के बारे में है। यह एक तेजी से बढ़ती हुई समस्या है। और ये एक्सप्लोजन अमेरिका जैसी जगहों पर कैसा दिख रहा है? अमेरिका में यह रुझान बहुत स्पष्ट है। CRS और प्यू रिसर्च के स्रोतों के अनुसार 2023-24 में डेटा सेंटरों ने अमेरिका की कुल बिजली का 4% से ज्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन अनुमान यह है कि 2028-30 तक यह आंकड़ा दोगुना या तिगुना हो सकता है। दोगुना या तिगुना? हाँ, जो अमेरिका के कुल बिजली उपयोग का 12% तक पहुंच सकता है। 12%? देश की कुल बिजली का 12%? और मुझे लगता है कि ये बोझ पूरे देश में समान रूप से नहीं बटा होगा, है ना? मैंने स्रोतों में वर्जीनिया जैसी जगहों के बारे में पढ़ा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये क्षेत्रीय एकाग्रता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तरी वर्जीनिया को डेटा सेंटर एली कहा जाता है। वहाँ डेटा सेंटर राज्य की कुल बिजली का 26% हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। 26%? जी, और आयरलैंड में, जहाँ कई बड़ी टेक कंपनियों के यूरोपीय मुख्यालय है, ये आंकड़ा 2026 तक 32% तक पहुंचने का अनुमान है। 32%? मतलब देश की 1/3 बिजली सिर्फ डेटा सेंटर्स में जा रही है। दैट्स इनसेन। तो ठीक है, वर्जीनिया में कुछ सर्वर्स बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असर किसी आम इंसान पर कैसे पड़ता है? उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? परवाह इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये मुफ्त की ऊर्जा नहीं है। ये पूरे बिजली ग्रिड पर दबाव डालता है और वो लागत अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। CRS रिपोर्ट में PJM बाजार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वहां डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग के कारण यह अनुमान है कि आम घरों के बिजली के बिलों में हर महीने $16 से $18 की वृद्धि हो सकती है। अच्छा। तो इससे ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं वो सीधे सीधे हमारी जेब से जुड़ जाते हैं। अच्छा। तो ये इमारतें बहुत ज्यादा ऊर्जा खा रही हैं। अब जरा इनके अंदर झांकते हैं, ये सारी पावर जा कहाँ रही है? क्या ये सब सिर्फ AI मॉडल्स को चलाने में खर्च हो रही है? सब कुछ नहीं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा। CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40-50% बिजली सीधे IT उपकरणों यानी सर्वर, चिप्स, स्टोरेज को चलाने में जाती है। लेकिन एक और बड़ा हिस्सा लगभग 40% कूलिंग में जाता है। कूलिंग? हाँ।
इन हजारों सर्वरों से इतनी गर्मी निकलती है कि उन्हें ठंडा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब हम खास तौर पर एआई की बात करते हैं तो ये गर्मी और भी बढ़ जाती है, सही है? बिल्कुल। पारंपरिक कंप्यूटिंग ज्यादातर सीपीयू पर निर्भर करती है, लेकिन एआई खासकर ट्रेनिंग के दौरान जीपीयू का इस्तेमाल करता है और जीपीयू अविश्वसनीय रूप से गर्म हो जाते हैं और बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं। तो कूलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका मतलब सिर्फ ज्यादा बिजली ही नहीं है ना? मैंने रिपोर्ट्स में पानी के इस्तेमाल के आंकड़े देखे और वे चौंकाने वाले थे। हाँ, ये एक छिपा हुआ पहलू है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। कई डेटा सेंटर्स पानी आधारित कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। IEA का अनुमान है कि एक औसत 100 मेगावाट का डेटा सेंटर लगभग 2600 घरों जितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। 2600 घर एक डेटा सेंटर के लिए? जी, और इसके वास्तविक दुनिया में परिणाम होते हैं। ओरेगन में गूगल के डेटा सेंटरों का एक मामला सामने आया था जहां वो एक छोटे शहर के कुल पानी का लगभग 30% उपयोग कर रहे थे। वाओ, 30%! ये तो बहुत ज्यादा है। ये बड़ी तकनीक और स्थानीय समुदायों के बीच एक वास्तविक संघर्ष पैदा करता है, खासकर सूखे वाले क्षेत्रों में। और स्रोत, खासकर कार्बन ब्रीफ का लेख, इस हालिया बढ़ोतरी के लिए सीधे सीधे एआई पर उंगली उठा रहे हैं। वे इसे सबसे महत्वपूर्ण चालक कहते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि एआई इस मांग को बढ़ा रहा है। क्रिप्टोस्लेट के आंकड़े तो और भी चिंताजनक हैं। उनका अनुमान है कि 2026 तक एआई केंद्रित डेटा सेंटर्स सभी डेटा सेंटरों की कुल बिजली खपत का 40% हिस्सा ले सकते हैं। 40%? और जब हम बड़े मॉडलों को प्रशिक्षित करने की बात करते हैं तो ऊर्जा का उपयोग चौंकाने वाला होता है। एक स्रोत में उल्लेख है कि एक बड़े मॉडल को ट्रेन करने में इतनी ऊर्जा लगी जितनी सैन फ्रांसिस्को शहर को 3 दिनों तक बिजली देने के लिए पर्याप्त होती है। ये तो बहुत निराशाजनक लग रहा है। लेकिन टेक की दुनिया का जवाब हमेशा इनोवेशन होता है ना? स्रोतों में ये भी उल्लेख है कि जीपीयू बहुत ज्यादा कुशल हो रहे हैं। मैंने 15 सालों में प्रति वाट प्रदर्शन में 100 गुना सुधार जैसा आंकड़ा देखा। तो क्या इससे समस्या हल नहीं हो जानी चाहिए? ऐसा ही लगता है ना? आप सोचेंगे कि अगर चिप्स ज्यादा कुशल हैं तो कुल ऊर्जा की खपत कम होनी चाहिए, लेकिन यहीं पर हम 1860 के दशक के एक दिलचस्प आर्थिक सिद्धांत से टकराते हैं जिसे जेवन्स पैराडॉक्स कहते हैं। जेवन्स पैराडॉक्स, ये क्या है? पैराडॉक्स ये है कि जब कोई संसाधन उपयोग करने में अधिक कुशल और सस्ता हो जाता है तो हम उसका कम उपयोग नहीं करते हैं। हम अंततः उसका और भी ज्यादा उपयोग करने लगते हैं क्योंकि अब ये ज्यादा सुलभ है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है कि जब गाड़ियों का माइलेज बेहतर हुआ तो लोगों ने गाड़ी चलाना बंद नहीं किया, वे बस और ज्यादा और दूर तक चलाने लगे। बिल्कुल यही बात है। अधिक कुशल एआई का मतलब है कि हम बड़े मॉडल बना सकते हैं, ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं और नए नए उपयोग ढूंढ सकते हैं जिससे मांग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक हाथ से हम समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम और ज्यादा मांग पैदा कर रहे हैं। हाँ, ये एक क्लासिक आहा क्षण है जब आप इसे समझते हैं। तो अगर कच्ची दक्षता ही एकमात्र समाधान नहीं है तो और क्या दृष्टिकोण है? मैंने रिसर्च पेपर्स में अलग अलग तरह के मॉडल बनाने के बारे में बहुत कुछ देखा। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक बड़ा जोर छोटे भाषा मॉडल या SLMs पर है। शोध पत्र बताते हैं कि हर काम के लिए GPT-4 जैसे विशाल ऊर्जा भूखे मॉडल की जरूरत नहीं होती। बहुत से काम एज डिवाइसेस जैसे आपके फोन, स्मार्ट स्पीकर या कार पर स्थानीय रूप से किए जा सकते हैं और इसके लिए छोटे, ज्यादा कुशल मॉडल की जरूरत होती है। क्या आप रिसर्च से कोई खास उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कौन से मॉडल इसमें अच्छे हैं? जरूर। RIV पेपर में कुछ मॉडलों का परीक्षण किया गया है। उन्होंने पाया कि लामा 3.2 सटीकता और बिजली दक्षता के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है। वहीं टाइनी लामा जैसे मॉडल कम शक्ति वाले वातावरण के लिए बहुत अच्छे हैं। और बुरे उदाहरण? उन्होंने इसकी तुलना बिजली के भूखे Phi 3 मिनी से की, जो सटीक तो है लेकिन बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है। तो संदेश ये है, काम के लिए सही टूल का उपयोग करें। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या कोई और भी रेडिकल आइडिया है? मैंने साहित्य समीक्षा में न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग नामक किसी चीज के बारे में पढ़ा। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये भविष्य की बात जरूर है, लेकिन अब ये साइंस फिक्शन नहीं रही। ये कंप्यूटिंग के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हमारे मौजूदा कंप्यूटरों को और ज्यादा कुशल बनाने के बजाय न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का उद्देश्य ऐसे कंप्यूटर बनाना है जो इंसान के मस्तिष्क की तरह काम करे। मस्तिष्क की तरह? इसका क्या मतलब है? हमारे पारंपरिक कंप्यूटर
वॉन न्यूमन बाधा नामक एक समस्या से जूझते हैं। सरल शब्दों में ये प्रोसेसर और मेमोरी के बीच एक ट्रैफिक जाम की तरह है। डेटा को आगे पीछे ले जाने में बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। अच्छा। लेकिन हमारा मस्तिष्क ऐसे काम नहीं करता। उसमें मेमोरी और प्रोसेसिंग एक साथ होती है। न्यूरोमॉर्फिक चिप्स इसी की नकल करने की कोशिश करते हैं। इंटेल की लोही चिप जैसी चीजें हैं जो कुछ खास कामों के लिए सीपीयू की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा कुशल हो सकती हैं। 1000 गुना? ये तो गेम चेंजर हो सकता है। तो ये लंबी अवधि की उम्मीद है। लेकिन अल्पावधि में क्रिप्टोस्लेट लेक में एक और दिलचस्प, शायद विवादास्पद विचार था, जिसमें एआई डेटा सेंटरों की तुलना बिटकॉइन माइनिंग से की गई थी। हाँ, ये एक अलग दृष्टिकोण है। स्रोत का तर्क है कि बिटकॉइन माइनिंग एक लचीला लोड है। इसका मतलब है कि इसे तब चालू किया जा सकता है जब ग्रिड पर अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा हो, और जब ऊर्जा की मांग ज्यादा हो तो इसे बंद किया जा सकता है। अच्छा, तो ये ग्रिड को संतुलित करने में मदद कर सकता है? स्रोत का तर्क यही है। इसके विपरीत एआई डेटा सेंटरों को एक स्थिर, भरोसेमंद, हमेशा चालू बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो ग्रिड पर एक निरंतर बोझ डालता है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, तो हमारे पास ये विशाल बढ़ता हुआ उद्योग है जिसकी भारी पर्यावरणीय लागत है और तकनीकी समाधानों की एक दौड़ है जो शायद पर्याप्त ना हो। ये तो वाइल्ड वेस्ट जैसा लगता है। क्या कोई इन सबको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? क्या इसके लिए कोई नियम कानून है? जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो CRS रिपोर्ट के अनुसार इसका सीधा जवाब है नहीं, ज्यादा नहीं है। निजी डेटा सेंटर्स के लिए कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी ऊर्जा मानक नहीं है। एनर्जी स्टार जैसे स्वैच्छिक कार्यक्रम है, लेकिन कोई भी कंपनी उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो कंपनियां बस खुद को ही रेगुलेट कर रही हैं। जी, ये कितना अच्छा काम कर रहा है? आंकड़े बताते हैं कि ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। पारदर्शिता की बहुत बड़ी कमी है। CRS रिपोर्ट में अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के एक पायलट अध्ययन का जिक्र है। जब उन्होंने 50 डेटा सेंटर सुविधाओं से सर्वेक्षण किया तो केवल 9 ने जवाब दिया। 50 में से सिर्फ 9? जी, जब आपको पता ही नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है तो आप उसे हल कैसे करेंगे? इस समस्या को ठीक करने के लिए अमेरिका में क्लीन क्लाउड एक्ट 2025 प्रस्तावित किया गया है। और बाकी दुनिया का क्या? यूरोप आमतौर पर तकनीक को विनियमित करने में आगे रहता है। क्या वे कुछ कर रहे हैं? हाँ, यूरोपीय संघ का प्रसिद्ध AI अधिनियम है। इसका अनुच्छेद 13 सीधे तौर पर ऊर्जा से नहीं बल्कि पारदर्शिता से संबंधित है, खासकर उच्च जोखिम वाले AI सिस्टम के लिए। यह अनिवार्य करता है कि सिस्टम बनाने वाले उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताएं कि सिस्टम की क्षमताएं क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं और संभावित जोखिम क्या हैं। तो ये सीधे तौर पर ऊर्जा विनियमन नहीं है? नहीं, लेकिन ये जवाबदेही की दिशा में एक कदम है। विचार ये है कि अधिक पारदर्शिता अंततः ऊर्जा खपत जैसी चीजों पर अधिक जांच की ओर ले जाएगी। और पानी का पथचिन्ह बहुत बड़ा है और तेजी से बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर स्थानीय ग्रिड और हमारी जेब पर पड़ रहा है। बिल्कुल। दूसरा, इसे ठीक करने के लिए एक बड़ी तकनीकी दौड़ चल रही है, छोटे अनुकूलित मॉडल्स से लेकर भविष्य के मस्तिष्क प्रेरित कंप्यूटर तक। सही। लेकिन तीसरा, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी, जेवंस पैराडॉक्स का मतलब है कि सिर्फ दक्षता हमें नहीं बचा सकती, क्योंकि हम और भी ज्यादा मांग पैदा कर देते हैं। और चौथा, नियामक और कानून इस तकनीक की रफ्तार से बहुत पीछे हैं। आपने इसे बिल्कुल सही सारांशित किया है, और इन सभी स्रोतों को एक साथ रखने पर वे एक बहुत बड़े तनाव की तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ हमारे पास दक्षता के लिए ये अविश्वसनीय अभियान है, ये न्यूरोमॉर्फिक चिप्स जो कम शक्ति वाले AI के भविष्य का वादा करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाजार में GPT-5 जैसे अगले बड़े और भी शक्तिशाली मॉडल की मांग आसमान छू रही है, जिसके बारे में एक स्रोत ने अनुमान लगाया है कि वह प्रति प्रश्न 8 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। 8 गुना? और ये हमें उस बड़े अनुत्तरित प्रश्न पर छोड़ देता है, क्या हमारी तकनीकी चतुराई वास्तव में बड़े और शक्तिशाली AI के लिए हमारी लगातार बढ़ती भूख को मात दे सकती है, या हम एक ऐसा डिजिटल भविष्य बना रहे हैं जिसका पर्यावरणीय कर्ज एक दिन हमें चुकाना ही पड़ेगा?